Assalamu alaikum. Today I will discuss a very important question which is related to adjustments, and this lecture is for the students of accounting. और इस लेक्चर में हम इनकम स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे. जो क्वेश्चन मेरे सामने है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 28 बिजनेस अकाउंटिंग 1 बाय फ्रैंकवुड. मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट आई एम डूइंग. यू कैन कम ऑन द सेम बुक ऑन पेज नंबर 356. मिस्टर चाय हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर सम ईयर्स. ट्रेडिंग का मतलब ये होता है बाइंग एंड सेलिंग. ट्रेडिंग मुल्क में भी होती है एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं. लोकल ट्रेडिंग एंड वी कैन एक्सपोर्ट द products and we can import the products as well and services as well. So he says Mr. Chai has been trading for some years as a wine merchant. The following list of balances has been extracted from his ledger. देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स. All the subjects all over the world are divided into two sciences, pure sciences and social sciences. Pure sciences में वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री H2O स्टैंड्स फॉर वाटर. तो आप किसी भी दुनिया के हिस्से में जाएंगे दैट इज़ बेसिकली H2O स्टैंड्स फॉर वाटर. लेकिन जो सोशल साइंसेज होती हैं उनमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें द थिंग्स आर नॉट फिक्स्ड. सोशल साइंसेज के जो मदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम फिलॉसफी को लेते हैं और इकोनॉमिक्स को लेते हैं. इकोनॉमिक्स को अगर हम ड्रॉप डाउन करें देन वी गेट अ सब्जेक्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स. और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स को जब हम ड्रॉप डाउन करें तो वी गेट अ सब्जेक्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की दो किस्में हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव टू थिंग्स, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट होती है, ट्रांजैक्शन से. ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ट्रांजैक्शन शुड बी इन पास्ट एंड इट कैरीज मनी वैल्यू. तो जब ट्रांजैक्शन हो जाती है तो हम ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ हमें चाहिए होता है एंड दैट इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट. ट्रांजैक्शंस के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. फिर वो ट्रांजैक्शंस जो सोर्स डॉक्यूमेंट से डेटा जो है वो डे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं. डे बुक से डेटा जाता है लेजर्स में. लेजर्स तीन किस्म के होते हैं, GL जनरल लेजर, सेल्स लेजर एंड परचेज लेजर. सेल्स लेजर में हम अकाउंट्स रखते हैं क्रेडिट कस्टमर्स के और परचेज लेजर में हम अकाउंट रखते हैं क्रेडिट सप्लायर्स के. वहाँ से डेटा जाता है ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट विच शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स होती हैं, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट होती है, फिर हमारी रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी और नोट्स. ये जब हम कंपनी की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सब लोग जो हैं वो बिजनेस अकाउंटिंग 1 का चैप्टर नंबर 28 है, उसकी पेज नंबर 356 पे जाएंगे तो वो आपको ये क्वेश्चन देता है. क्वेश्चन का नंबर है 28.13. तो वो ये कहता है कि the following list of balances has been extracted from his ledger as 30th April 2010 at the end of the most recent financial year. फाइनेंशियल ईयर जो है उसका मतलब होता है कोई भी 12 महीने. वो फाइनेंशियल ईयर जनवरी में शुरू होकर दिसंबर में ख़त्म हो सकता है या वो फिजिकल ईयर भी हो सकता है, यानी उसमें 2 कैलेंडर आ रहे हों. अगर जनवरी से दिसंबर तक हम बात करें तो एक कैलेंडर ईयर आ रहा है 2019. जनवरी में शुरू हुआ, दिसंबर में ख़त्म हो गया. लेकिन अगर हम जुलाई से बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने खत्म हुए. 2019 से शुरू खत्म हो गया लेकिन 12 महीने खत्म नहीं हुए. तो इसका मतलब ऐसे साल को जिसमें 2 कैलेंडर आ रहे हों उसे हम फिजिकल ईयर कहते हैं या असेसमेंट ईयर भी कहते हैं. उसमें टैक्स की असेसमेंट होती है. यूके में जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो असेसमेंट ईयर के थ्रू ही होता है. अच्छा, अब हम वापस आते हैं. तो अब वो ये कहता है कि फाइनेंशियल ईयर इसका जो है वो ख़त्म कब होता है, अप्रैल में. इसका मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो एक कैलेंडर ईयर नहीं है बल्कि फिजिकल ईयर है. नाउ ही हैज़ गिवन अस ए लिस्ट. नंबर में छोड़ देता हूँ, टाइटल ऑफ अकाउंट पढ़ता हूँ. कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सेल्स इज ए रेवेन्यू अकाउंट. अच्छा, अब याद रखें कि ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से कुछ आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, कुछ बैलेंस शीट में जाएंगे. कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट.
ठीक है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। सेल्स इज एन इनकम अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ट्रेड अकाउंट्स पेएबल इज ए लायबिलिटी अकाउंट, बैलेंस शीट का आइटम है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो परचेज किया था वो हमने वापस कर दिया, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड्स को हम परचेज रिटर्न्स भी कहते हैं, और ये परचेज में से निकाला जाता है, माइनस होता है। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेक्शन बनाते हैं तो वहाँ ये माइनस हो जाता है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। जब बैलेंस शीट बनती है और अगर अलाउंसेस ऑलरेडी मौजूद हों या करंट ईयर के एक्सपेंस अलाउंस के हो रहे हों तो पुराने अलाउंस को इस साल के अलाउंस के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज चेक करते हैं, और उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, और उसके बाद उसको चेक करके हम बैलेंस शीट में से माइनस कर देते हैं। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो होता है वो डाउटफुल डेट एक्सपेंस नहीं होता। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज ए कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता है। अकाउंट रिसीवेबल को डेटर्स भी कहते हैं। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम अकाउंट। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट। रिटर्न इनवर्स सेल्स रिटर्न्स को कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। इससे पहले जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव मैंने पढ़ा, ये सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट के आइटम है। परचेज भी इनकम स्टेटमेंट आइटम है। कैरेज इनवर्ड इज ऑलवेज एडेड टू परचेजेस एज पर IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 कहता है कि जिसको आप ऐड कर दिया करें, हम कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड एक चीज़ है, कैरेज इनवर्ड इज ऑलवेज एडेड टू परचेजेस, लेकिन कैरेज आउटवर्ड कभी जमा नहीं होता। कैरेज आउटवर्ड जो है वो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस की लिस्ट में आ जाता है, वहाँ से हम माइनस करते हैं। रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेट हम कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस को, यूके में जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं उन्हें हम रेट्स कहते हैं। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस होता है। इसके बाद पोस्टेज, स्टेशनरी एंड टेलीफोन एक्सपेंस है, सारे एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, सेल, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरी जो होती है वो पर मंथ पे की जाती है, वेजेस डे टू डे हम पे कर सकते हैं, जनरली पे होती हैं, और वेजेस वीकली भी पे होती हैं। इसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग हो गया। बैड डेट्स एक एक्सपेंस अकाउंट है। इसका मतलब डाउटफुल डेट एक्सपेंस नहीं है, इसका मतलब हम कंफर्म है कि हमारा ये बंदा भाग गया पैसे लेके, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये फाइनेंशियल ईयर से पहले भी हमको पता चल सकते हैं कि फलाना आदमी चला गया, तो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले भी हमको पता हो सकता है, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी हमें पता चल सकता है। तो हम एडजस्टमेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, या ये ऑलरेडी हमें पता होता है। तो अगर ये ऑलरेडी पता है तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल की जो फिगर है वो हमारी फिगर ऑलरेडी कम हो चुकी है। इसके बाद बैड डेट्स के बाद कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट, कैश इन बैंक एसेट है, बैलेंस शीट। इन्वेंट्रीज, सुन लीजिए, इन्वेंट्रीज जो हैं इनका मतलब होता है स्टॉक्स, इसे मर्चेंडाइज भी कहते हैं, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री होती है जब ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स, ये एसेट अकाउंट है, बैलेंस शीट में जाता है। फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स, ये फर्नीचर्स की तरह से एसेट्स होता है, करंट नॉन करंट एसेट्स। एट कॉस्ट का मतलब होता है कि इसको हमने इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है। एसेट्स जो होते हैं उनको फेयर वैल्यू पे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है मुख्तलिफ वजूहात से, वैल्यू पर भी रिकॉर्ड किया जाता है, बुक वैल्यू पर भी रिकॉर्ड किया जाता है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, ये बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स में से। इसके बाद इन्वेंट्री एट क्लोज ऑफ द बिजनेस वॉज वैल्यूड, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का अमाउंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज बेसिकली एन अमाउंट विच इज, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम असेस करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीपेमेंट की उसने फिगर आपको बता दी, ये प्रीपेड है। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर यू कम टू नो दैट हाउ मच क्लोजिंग इन्वेंट्री इज विद यू। आप असेसमेंट करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कहता है गो एंड चेक फ्रॉम द मार्केट कि कॉस्ट कम है या उसकी मार्केट वैल्यू, जो कम होगी अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, हमने इतने एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में, इंश्योरेंस के जो एक्सपेंसेस है उसके अगेंस्ट में हमने सर्विसेज नहीं ली। हमारे एक्सपेंस और इनकम जो है अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, इसका मतलब कैश बेस पे रिकॉर्ड नहीं होते। इसका मतलब अगर हमने सर्विसेज ली हैं तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, चाहे हमने पैसे दे दिए हम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर हमने सर्विस नहीं ली। इसी तरीके से चाहे हमने पैसे हमारे पास आ गए, अगर हमने सर्विसेज रेंडर नहीं की तो हमारी इनकम नहीं होगी। हीटिंग एंड लाइटिंग अक्रूड का मतलब होता है पेएबल, यानी कि हमने सर्विसेज ज़्यादा की ले ली और अभी तक पे नहीं किया, तो हमने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करनी है। इनकी हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, आखिरी एडजस्टमेंट जो है वो 3% उसने दी हुई है डेटर्स की। फिर वो कहता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएं।
अब देखिए इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। इनकम स्टेटमेंट जो होता है उसमें ये जो सवाल है ये सोल ट्रेडर का सवाल है। इसमें होगा ये कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको एक फॉर्मेट याद होना चाहिए। सबसे पहले आप उस कंपनी का या इस बंदे का नाम लिखेंगे। आप क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेट और फिर आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, एज ऑन नहीं, किस साल के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आप करेंसी का साइन रिकॉर्ड यानी मेंशन करेंगे। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाने बैठेंगे तो आप गूगल कीजिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। उस फॉर्मेट में जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में कोई डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होता, इनर और आउटर कॉलम होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो लेजर्स में आता है। डेबिट का मतलब बढ़ना नहीं होता, डेबिट का मतलब कम होना नहीं होता, क्रेडिट का मतलब बढ़ना नहीं होता, क्रेडिट का मतलब कम होना नहीं होता। डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट टू साइड्स ऑफ अ टी शेप। हम वापस चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट होते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होते। कैश फ्लो में डेबिट क्रेडिट नहीं होते। अब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, सबसे पहले आप सेल्स लेंगे आउटर कॉलम में, अगर कोई इनर कॉलम में ले लें, और इनर कॉलम और आउटर कॉलम जो है कैलकुलेशंस के लिए, आसानी के लिए होते हैं। आपने 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आप आइटम्स लिखते हैं, जो हमारे पास आइटम्स होते हैं मुख्तलिफ, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, एक्सपेंसेस, इन सबको लिखते हैं। तो जो पहला सेक्शन होता है उसका नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले सेल्स लेंगे, सेल्स का नंबर लेके हम इनर कॉलम में लिखेंगे, माइनस कर देंगे सेल रिटर्न्स। तो हमारे पास जो अब सेल्स आ जाएगी, जो आंसर आएगा उस आंसर का नाम होगा टर्नओवर, उसे कहते हैं नेट सेल्स। इस सवाल का आंसर भी कहाँ पर दिया हुआ वो मैं आपको बता दूंगा सवाल एंड होने के बाद, ताकि आप इस सवाल का आंसर इस बुक में ही चेक कर लें। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सेल्स में से सेल रिटर्न्स माइनस की तो नेट सेल्स आ गया। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है कीमत खरीद। ये थी कीमत फ़रोख्त। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद कीमत फ़रोख्त इतनी हो गई। अब कीमत खरीद को कीमत फ़रोख्त से माइनस करेंगे तो मुनाफा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। कीमत खरीद यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, इस सवाल के मुतालिक बात कर रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, परचेजेस को उसमें जमा करेंगे, लेकिन उसको परचेजेस को जमा करने के साथ साथ जहन में रखेंगे कि अगर कोई कैरेज इनवर्ड है, जैसे इस सवाल में है, तो उसको परचेज में जमा कर देंगे, वहीं पर नेक्स्ट रो में जी, कॉलम में नहीं, उसी रो में, यानी कि जो हमारा इनर कॉलम है। ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज जमा करेंगे, कैरेज इनवर्ड जमा करेंगे, अगर कोई परचेज रिटर्न्स हैं तो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेज को जमा करके जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। वहाँ से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री वो माल है जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास मौजूद है और ये एडजस्टमेंट में गिवन है। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब माइनस कर दिया तो अब जो आंसर आया उसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से आपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस किया। अब जो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर उसके लिए हम एडजस्टमेंट देखते हैं। एक एडजस्टमेंट है नंबर बी, उसमें लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीपेड जो है वो 1120 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायल बैलेंस में या लिस्ट में आपके पास जो लिस्ट दी हुई है सवाल शुरू होते ही, उस लिस्ट में जितना भी इंश्योरेंस का नंबर दिया हुआ है उस इंश्योरेंस में से ये प्रीपेड वाला जो नंबर है, ये प्रीपेड अभी तक हमने इसके अगेंस्ट में सर्विसेज नहीं ली। इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। हम समझ के बैठे थे ऊपर अगर 2000 रुपये एक्सपेंस है और नीचे 1120 प्रीपेड दिया हुआ है तो हम समझ के बैठे थे कि हमारा 2000 एक्सपेंस है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चला कि 1120 अभी तक हमारा एक्सपेंस नहीं हुआ। तो हम प्रीपेड को माइनस कर देंगे हमारे उस डिजिट में से जो हमें लिस्ट में या ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो फिर हमारे पास नेट इंश्योरेंस एक्सपेंस की फिगर आ जाएगी। और जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे, इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे हम, जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो इसी प्रीपेड के नंबर को हम बैलेंस शीट में करंट एसेट का जो सेक्शन बनाएंगे वहां दिखा देंगे। ये प्रीपेड की बात खत्म हो गई। इसके बाद वो कहता है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग का एक नंबर दिया हुआ है लिस्ट में और वो कह रहा है हीटिंग एंड लाइटिंग इज अक्रूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर नंबर दिया हुआ है 5000 फॉर एग्जांपल और नीचे जो नंबर दिया हुआ है 1000 अगर हीटिंग का अक्रूड है तो इसका मतलब हमने 5000 की सर्विस नहीं ली बल्कि हमने 6000 की सर्विस ली। तो हमें 6000 एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए, जबकि हम रिकॉर्ड करके कितने बैठे हैं 5000। तो हम क्या करेंगे कि अक्रूड को उस एक्सपेंस में जमा कर देंगे। यू गेट द पॉइंट। और अक्रूड को जमा करने के बाद अब टोटल एक्सपेंस हमारा बढ़ जाएगा, आई एम सॉरी। और फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसी अक्रूड को जो बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां पर हम एज ए करंट लायबिलिटी दिखाएंगे। यू गेट द पॉइंट। वहां पर ये इट विल कम एज ए करंट लायबिलिटी।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या दे रहा है, वो अगली एक और ट्रांजेक्शन है रेट्स, उसकी भी प्रीपेड, उसकी वो एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो है उसने हमें बता दिया कि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एडजस्ट हो रहे हैं। ये समझे ये क्या है, उसने हमें अकाउंट रिसीवेबल की फिगर दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, उसने हमें अलाउंस की फिगर भी दी हुई है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस में अकाउंट रिसीवेबल की फिगर कितनी है। उसने हमें कहा है कि ट्रेड रिसीवेबल 3% है। हम उस अकाउंट रिसीवेबल में जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में या लिस्ट में गिवन है उस पर 3% अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वो नंबर आ गया 500 और हमें ट्रायल बैलेंस में जो अलाउंस दिया हुआ है वो है 450। इसका मतलब 450 से अलाउंस बढ़ के 500 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 50 रुपये का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे इनकम स्टेटमेंट में। अगर ऐसे होता कि ट्रायल बैलेंस में 500 दिया होता, ट्रायल बैलेंस में 600 दिया होता और हमारा 3% की जो नंबर आती, वो नंबर जो आता वो नंबर होता 500, तो हमारे पास ऑलरेडी 600 मौजूद है, अब हमें 500 चाहिए। तो इसे कहते थे डिक्रीज इन अलाउंस। जो पहला केस था वो इंक्रीज इन अलाउंस था। डिक्रीज इन अलाउंस में हम क्या करते हैं कि जो 100 रुपये हमारे पास नेगेटिव आते उसको हम जीपी में जमा कर देते। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको अलाउंस माइनस करना है, वो वाला नंबर होगा जो कि 3% होगा। क्लियर बात। इसके बाद हमारे पास सारे के सारे एक्सपेंसेस, इस सवाल के हवाले से बात कर रहे हैं, इन रेफरेंस टू दिस क्वेश्चन, सारे एक्सपेंसेस को हमने माइनस किया, जमा करके ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री समझ लीजिए। इसके साथ ही देखिए जो भी प्रीपेड है एट द एंड ऑफ द ईयर, इसका मतलब वो हमारे पास एक एसेट है, तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है और उस एसेट की वजह से हमारा एक्सपेंस कम हुआ। तो प्री पेमेंट की एडजस्टिंग एंट्री बनती है प्रीपेड डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। और जो अक्रूवल होते हैं उनके लिए एंट्री बनती है कि हमने सर्विसेज ज़्यादा ले ली तो एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं और चूंकि उसकी पेमेंट नहीं की उस पार्ट की तो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। तो डबल एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, उसी एक्सपेंस से रिलेटेड। जैसे फीस एक्सपेंस डेबिट, फीस पेएबल या अक्रूड फीस क्रेडिट। अगर प्रीपेड की एंट्री होती तो प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अब आगे चलते हैं। जितने भी अलाउंस इंक्रीज हो रहे होंगे उनके लिए एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। अगर डिक्रीज हो रहे हो तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट होने का मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली इनकम के अंदर चार्ज कर देते हैं। अलाउंस जब डिक्रीज होंगे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में जमा कर देंगे। अगर कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री है जो इस सवाल में नहीं है तो इसका मतलब इस एसेट को हमने मजीद यूज़ किया, तो एसेट की यूजेज की वजह से हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की, और एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। ये अलाउंस और जो ट्रायल बैलेंस में अलाउंस दिया हुआ है वो जमा होकर बैलेंस शीट में उस नॉन करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। तो आपने नेट प्रॉफिट यहाँ तक निकाल लिया। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लेंगे। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो किसी एसेट्स की वैल्यू को, किसी एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है और वो डिक्लाइन करती है एसेट्स की वैल्यू को। तो वो जो वैल्यू बची हुई आ जाती है, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो आंसर आता है उसे कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ये बात कंप्लीट हो गई। तो आप सारे एसेट्स को देखेंगे, उसमें से उनका डेप्रिसिएशन निकालेंगे, पुराना वाला डेप्रिसिएशन और करंट ईयर का अगर कोई है जमा करके टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहलाएगा, वो माइनस कर देंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। हाँ, लैंड अगर है हमारे पास तो लैंड हमेशा अप्रिशिएट करती है क्योंकि वो स्केर्स रिसोर्स है, लिहाजा उस पर डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। इसके बाद आप नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स लेंगे, उसमें आप लिक्विडिटी ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। जो मोस्ट लिक्विड एसेट है वो है कैश, यानी कैश को जब बैलेंस शीट में करंट एसेट का सेक्शन बनाएंगे तो लास्ट आइटम लेंगे। आपने मिसाल के तौर पर क्लोजिंग स्टॉक लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री क्या बनती है, स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। ये जो स्टॉक डेबिट हुआ ये हमारी बैलेंस शीट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब ये हुआ कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट डालता है ग्रॉस प्रॉफिट पे और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात ये है कि तमाम करंट एसेट्स को ले लेंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री ले ली, अकाउंट रिसीवेबल को लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल में से हम अलाउंस को माइनस करेंगे, हमारे पास नेट अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगर कोई प्री पेमेंट्स हैं, प्री पेमेंट्स को ले लेंगे, बैंक को ले लेंगे, कैश को ले लेंगे, वो ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, उन सबको जमा करेंगे तो टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे। इन टोटल करंट एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स में जो बुक वैल्यू के साथ थे उन सब के साथ जमा कर देंगे तो हमारी एसेट साइड एक तरफ बन जाएगी। अब इस एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। तमाम रिसोर्सेज बराबर होती हैं सोर्सेज, यानी कि वो सोर्सेज कहाँ से आए। अब आप एक हेडिंग डालेंगे फाइनेंस बाय सेक्शन। इस फाइनेंस बाय सेक्शन में आपको तमाम अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़,
आपको तमाम अपना कैपिटल लेना है। अगर कोई ड्राइंग्स की है सोल ट्रेडर ने, उस ड्राइंग्स को माइनस करना है कैपिटल से, और अगर कोई नेट प्रॉफिट आया है तो नेट प्रॉफिट को जमा करना है कैपिटल में। इन सब चीज़ों को एक साथ जब मर्ज कर लेंगे फाइनेंस बाय सेक्शन में, तो ये जो टोटल आएगा वो टोटल एसेट्स के बराबर होगा। अच्छा, बैलेंस शीट इस तरह भी बनाई जा सकती है कि आपने पहले नॉन करंट एसेट्स लिए, उसके बाद आपने करंट एसेट्स लिए इनर कॉलम में, करंट लायबिलिटीज़ ली ऑल्सो इनर कॉलम में, उन सब का टोटल लिया जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास अक्रूड थे, और जो भी ट्रायल बैलेंस में करंट लायबिलिटीज़ थी उन सबको जमा किया। आपने करंट एसेट्स में से माइनस किए करंट लायबिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल आ गया, उस वर्किंग कैपिटल को आपने जमा कर दिया टोटल नॉन करंट एसेट्स में, तो टोटल एसेट आ गया आपके पास, एसेट एम्प्लॉयड कहते हैं इसको। और फिर आपने फाइनेंस बाय सेक्शन में करंट लायबिलिटीज़ नहीं ली, आपने कैपिटल लिया। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन थे तो लॉन्ग टर्म लोन लिए, आपने कैपिटल लिया, उसमें प्रॉफिट जमा किया, ड्राइंग्स माइनस की, और कोई लॉन्ग टर्म लोन था तो उसको जमा किया, और अब जो टोटल किया वो एसेट्स के बराबर आ गया। यू गेट द पॉइंट। दिस वाज बेसिकली इन इंट्रोडक्शन। और ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप किताब को उठाकर सवाल नहीं देखेंगे, और जब तक आप इसके सोल्यूशन पे जाके नहीं समझेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं आपको बता देता हूँ उसका सोल्यूशन कौन से पेज पर है। इस किताब की खूबसूरत बात यह है कि इसमें कुछ सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन जो विदाउट ए वाले हैं। इसका जो सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पेज नंबर 717 पे, ठीक है। आप इसका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अच्छी तरह से देखें, और देखने के बाद फिर यू कैन ऑलवेज डिस्कस टू विद मी। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो है accountsteacher@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।